क्या करना चाहिए इस बाजार में और क्या आपकी शॉपिंग लिस्ट में होना चाहिए? बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब श्री देवेंद्र चौकसी, एमडी किया चौकसी सिक्योरिटीज़ के मौजूद हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। आपके साथ जो लास्ट 2-3 इंटरेक्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम जो बड़ी चीज़ हो रही है वो ग्लोबल मार्केट्स में वो है कोलैप्स। आई मीन मेटल का, एग्री कमोडिटीज़ का, पाम ऑयल का, रबर का, और कल फाइनली इस दौर में क्रूड ने भी रिएक्ट किया। तो जी आप इस कमोडिटी के श्रिंक को कैसे देख रहे हैं और क्या ये वाकई हमें एक सीरियस बेस क्रिएट करने में अराउंड 15,200 15,500 मदद करेगा क्या? गुड आफ्टरनून वीरू। मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव आई थिंक का एक अच्छा फाइन फिट भी हो सकता है, और ये बदलाव के साथ में थोड़े नियर टर्म के अंदर पेन भी आ सकता है। सबसे पहले क्रिप्टो के अंदर हमने एक फॉल देखा, वहां पे काफी हद तक कीमतें घटी। करीबन $2 ट्रिलियन का ग्लोबल इन्वेस्टर की बुक्स के अंदर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इवेपोरेट हो गया, तो एक लॉस आया। उसके बाद में आई थिंक कमोडिटी का दायरा देखे तो कमोडिटी के अंदर करीबन 20 to 25% का एक फॉल आया। अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेडर्स हैव लॉस्ट मनी इन अ वेरी क्विक सक्सेशन। अब जो क्रूड के अंदर एक साथ में 10% का फॉल आया है, आई थिंक द ट्रेडर्स वुड बी कॉट ऑन द रॉन्ग साइड एंड दे विल बी लूजिंग मनी। तो इतने क्विक सक्सेशन में वन आफ्टर अनदर कमोडिटीज के या क्रूड के दाम घटने से मेरा ऐसा मानना है कि जो नियर टर्म इम्पैक्ट है वो शायद नेगेटिव रह सकती है, बिकॉज आई थिंक दिस कुड क्रिएट अ कोलेटरल डैमेज इनटू द डिफरेंट मार्केट्स। इन्वेस्टर के दाम में जब भी घटता है तभी वो दूसरे एसेट क्लास में बिकवाली करते हैं, तो वो बिकवाली शायद इक्विटी में आ सकती है। सो दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक लिटिल बिट ट्रिकी सिचुएशन। जहां तक बेनिफिट का सवाल है, ये दाम घटने के साथ में क्रूड ऑयल के दाम घटे, कमोडिटी के दाम घटे, इंक्लूडिंग फूड कमोडिटी के दाम घटे, तो ये दाम घटने से आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होना जरूरी बनता है। इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर दाम घटने से ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आई थिंक फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और एट द सेम टाइम जो कमोडिटी कंज्यूमिंग कंपनीज है उनके लिए भी एक पॉजिटिव माहौल रह सकता है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान दें तो मैंने जैसे बताया हिसाब से फायदा भी है और फायदा इतना नजदीक में नहीं भी है, ये दोनों चीज के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल आई थिंक अगले 2 या 3 क्वार्टर तक आई थिंक इकोनॉमी के अंदर जो जो परिस्थितियां हैं वो संभल जाएगी, और मे बी आई थिंक वी विल बी सीइंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परफॉर्मेंस रिटर्निंग बैक इन द थर्ड क्वार्टर इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ऐसा मानना चाहिए अगर क्रूड के दाम सस्टेन होते हैं नीचे लेवल तक। क्योंकि आप इस बात पर बेट कर रहे हैं देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, कि क्रूड के दाम नीचे सस्टेन होने चाहिए। जब नीचे सस्टेन होने चाहिए तो क्या ये $100 के आसपास सस्टेन होंगे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे, या फिर उसके नीचे और करेक्शन आएगा तो ज्यादा कंफर्ट आएगा? ज्यादा कंफर्ट ऑफ कोर्स रहेगा, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितना और करेक्शन आ सकता है इधर? तो हर्षदा गुड आफ्टरनून। मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी की परिस्थिति रिसेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर रिसेशनरी कंडीशन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सेट होती है तो इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आई थिंक रिसेशन होने के साथ में आई थिंक इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर भी तकलीफें आ सकती है, चैलेंजेस आ सकती है। क्रूड के दाम कितने घट सकते हैं उसका एक सीधा अंदाज लगाए तो प्री कोविड पीरियड के अंदर जो करीबन $65 के आसपास का क्रूड का जो दाम था, वो मेरे ख्याल से एक विन विन सिचुएशन है कि प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए भी आई थिंक $65 का दाम एक बैलेंस रेट है, और कंज्यूमिंग कंट्रीज और कंपनीज के लिए भी आई थिंक $65 के आसपास का दाम एक बैलेंस प्राइस गिना जाना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसका जो मार्जिन गिनते हैं तो उसके अंदर $65 के अंदर कंपनीज, सबस्टेंट कंपनीज, दे डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ मनी इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि क्रूड के दाम करीबन 65 से $75 के बीच में आते हैं तो काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी संभल जाएगी, और जो रिसेशनरी कंडीशन सेट हुई है तो शायद 12-13 महीने के अंदर आई थिंक रिवर्स हो सकती है। तो आई थिंक टू ब्रिंग द ग्लोबल इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, क्रूड के दाम 65-75 डॉलर के बीच में आने बहुत जरूरी बनते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द मार्केट डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस विल मेक श्योर दैट क्रूड के दाम कम होके करीबन ये रेंज के अंदर आ सकते।
जो सिटी ने रिपोर्ट निकाली थी $65 की, उस तरफ आप बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमने वो जेपी मॉर्गन की 380 वाले शॉकर रिपोर्ट भी पढ़ी थी। $65 हो गया तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा, इफ एट ऑल वो होता है। अच्छा, फिर देवेंद्र भाई, ये जो विंडफॉल टैक्स वाला प्रेशर था ओएनजीसी, रिलायंस एंड दी अदर्स, वो तो फिर आउट ऑफ द विंडो हो जाएगा ना, क्योंकि सरकार ने खुद कहा अगर $40 करेक्ट हो जाते हैं प्राइस तो इसको रीलुक करेंगे या फिर परहैप्स इसको स्क्रैप भी कर दें। डेफिनेटली आई थिंक सी विंडफॉल टैक्स कोई परमानेंट टैक्स तो है नहीं, और ये विंडफॉल टैक्स आई थिंक ऐसे नाम बताया गया है, वो आई थिंक इट इज बेसिकली चार्ज्ड ऑन द विंडफॉल प्रॉफिट दैट दिस कंपनीज आर मेकिंग। सरकार की तरफ से बात करें तो एक बात पक्की है कि आई थिंक सरकार ने ये समय के अंदर, विपरीत समय के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया की इकोनॉमी में बढ़ाए नहीं है, और एट द सेम टाइम दे आर मेकिंग श्योर कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पेट्रोल डीजल अवेलेबल रहे, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सप्लाई शॉर्टेज होने के कारण इंडिया की रिफाइनर्स आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी में माल बेच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आई थिंक इफ दे गेट बेटर रियलाइजेशन ऑफ 25-26 बिलियन पर बैरल, डॉलर पर बैरल, तो $26 पर बैरल का जो रियलाइजेशन आता है उसके सामने इंडिया की इकोनॉमी से रिफाइनर माल बाहर भेज सकते हैं, वो न परिस्थिति बिगड़े इसलिए सरकार ने विंडफॉल टैक्स डाला है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है, वो घटाई तो उसके अंदर जो उनको बैलेंस शीट में नुकसान हुआ है, वो नुकसान को भरपाई करने के लिए टैक्स डाला हुआ है। आई थिंक ओवरऑल कंट्री की बैलेंस शीट स्टेबल होती है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए आउटलुक कंट्री का स्टेबल रहेगा, एंड दैट विल ब्रिंग न्यू मनी इनटू द कंट्री। आई थिंक दैट इज अ बैलेंस एक्ट। एज फार एज आई थिंक रिफाइनरी कंपनीज आर कंसर्न, मेरे को नहीं लगता उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। आज की तारीख में शायद आपको $25-26 पर बैरल का जो मार्जिन मिल रहा है, उसकी जगह पे रिलायंस जैसी कंपनी ने जीआरएम मार्जिन $10 के आसपास काफी समय तक एंजॉय किया था, जब भी ये परिस्थिति नहीं थी तभी भी। तो मैं मानता हूँ कि इवन इन नॉर्मल सिचुएशन दे विल कंटिन्यू टू मेक $8-10 पर बैरल एज जीआरएम मार्जिन। तो ये रहता है तो कोई इसके अंदर कंपनी के नफे घटे और कुछ कंपनी की परिस्थिति खराब हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। On the contrary, I believe that the situation will turn much favorable for many of the refinery companies, and I don't see the windfall tax as very negative for most of the companies. अच्छा देवेंद्र जी, एक और चीज़ है, अब आप देखिए एक ऐसा चंक बाजार का धड़ा और स्पेस जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस शो किया बाजार ने, और हम जिस पे कल से बात कर रहे हैं, दैट्स कैपिटल गुड्स। आई मीन सीमेंस एट ऑल टाइम हाई, Cummins फ्लोइंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ABB एट ऑल टाइम हाई, और एक स्पेशली ऐसे समय में जब मेटल्स हायर लेवल से काफ़ी साइजेबल तरीके से कोलैप्स हुए हैं, सीमेंट प्राइसेस काफ़ी अगर आप देखें सॉफ्ट रहे हैं पिछले कुछ समय में, जो कि डेफिनेटली अगर आप देखें इनके जो मार्जिन से उनको मजबूत करते हैं। आपकी फीलिंग क्या कहती है सर कि इसमें एक साइजेबल प्रॉफिट ले लेना चाहिए या फिर नहीं? इट्स अ टाइम टू बाय दिस एंड सिट टाइट, बैठे रहिए भी कैपिटल गुड्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Sorry, I think I missed out in between some part of the communication. We are referring to CV Industries. मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ देवेंद्र जी, और मैं जिक्र कर रहा था Cummins का, Siemens का, ABB का, L&T का बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस है। तो ऐसे में अभी भी इनको ग्रिप करके रखना चाहिए। चांसेस है कि अर्निंग सीजन में अगले 1-2 क्वार्टर्स में जो कमोडिटीज़ में, जो मेटल्स में, जो सीमेंट के प्राइसेस में सॉफ्टनेस है, वो अल्टीमेटली वो एक मार्जिन्स एक्सपेंशन का स्कोप जनरेट करेगा, और ऐसे में ये एक प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है इस बाजार की। इंडिया की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया समय शुरू हो चुका है, और अगले 10 साल तक का ये समय मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग समय रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने करीबन 1,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। एंड आई थिंक 1 करोड़ 10 लाख, आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 7.5 लाख करोड़ का तो ये साल का कैपेक्स का प्रोग्राम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंडिंग के लिए रखा है। इफ दिस काइंड ऑफ मनी इज गेटिंग स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, if the PLI schemes are putting in larger amount of money into the economy, मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली कैपिटल गुड क्षेत्र के अंदर बिजनेस की कंडीशन काफी हद तक स्ट्रांग बनेगी, और ये कंडीशन स्ट्रांग बनती है तो आई थिंक कोई सवाल नहीं खड़ा होता है कि कैपिटल गुड क्षेत्र की कंपनी की तरफ हम ध्यान न दें। ऑन द कंट्री, आई बिलीव दैट आई थिंक कंपनीज लाइक L&T, Siemens, ABB, I think some and such many other companies I think which are into the capital good segment, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए।
कमोडिटी के दाम घटते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज बेटर, इफ नहीं घटते तो आई थिंक दे हैव अ पास ओवर क्लॉज। आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई बिलीव दैट दिस कंपनीज हु आर प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजी, उनके लिए काफी हद तक आई थिंक अच्छे समय का जो शुरुआत हुई है वो आगे समय तक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सेक्टर पर आए उससे पहले कुछ स्टॉक्स दिखा देने चाहिए, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा लोग पूछ भी रहे हैं। एक तो ब्रिटानिया दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 38.18 के लेवल्स आज 4% ऊपर है। इसके पीछे HUL देखिए, HUL में 3.5% तक का इजाफा। आप गौर करिएगा कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसा ट्रेड भी है जो करीब 3% तक के गेंस पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और आज सुबह में वैसे भी हम FMCG की बात कर रहे थे, मैरिको ने अपना Q1 अपडेट दिया, फिर गोदरेज कंज्यूमर का Q1 अपडेट आया और डाबर का Q1 अपडेट आया। लेकिन इन सब में आप देखिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। मैरिको कह रहा है कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस स्केल कर रहा है, लेकिन इम्यूनिटी बिजनेस में स्लो डाउन है। इनफैक्ट सफोला ऑयल के बिजनेस पे प्रेशर देखने को मिला। दूसरी तरफ गोदरेज कंज्यूमर कह रहा है इंडोनेशिया बिजनेस हिट हुआ है, भारत में अच्छी खासी स्थिति देखने को मिल रही है। डाबर की तरफ से जो अपडेट आया उसमें भी हमने देखा है बहुत मिक्स्ड क्यूज हैं, और डाबर कह रहा है कि दरअसल मार्जिन पर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। इस सब के बीच पाम ऑयल प्राइसेस देवेंद्र जी अच्छा खासा करेक्ट हो गए हैं। आज दरअसल कंपनियों के साथ सरकार की बैठक भी थी, उसमें कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से पाम ऑयल में जो करेक्शन आया उसको पास ऑन करें। 10 से 12 रुपए प्रति लीटर दरअसल वो प्राइसेस करेक्ट करने की मांग उभर कर आई है सरकार की तरफ से। वीट में करेक्शन है, शुगर में हल्का करेक्शन देखने को मिला है। ये FMCG स्पेस क्या अब इन्फ्लेशन के प्रेशर से जो जूझ रहा था वो अब स्वीटर स्पॉट में आ रहा है? क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा बायस रखना चाहिए तेजी की तरफ? क्या आप होपफुल है? तो आई थिंक काफी हद तक एक अच्छी परिस्थिति वापिस बनने की शुरू हुई है। जो पिछले क्वार्टर्स के अंदर FMCG कंपनीज के अंदर कमोडिटी के दाम बढ़े तो उसके हिसाब से उनके प्रॉफिट मार्जिन घटने शुरू हुए। एट द सेम टाइम कंज्यूमर के वॉलेट के अंदर हिट आने की शुरू हुई, तो कंज्यूमर ने अपना जो परचेस करना था, पर्सनल केयर आइटम है, हाउस केयर आइटम है और या होम केयर आइटम है या फूड आइटम्स है, उनके अंदर भी कंज्यूमर का एक थोड़ा रिलक्टेंस बनना शुरू हो गया। And as a result of which, I think most of the FMCG companies had to resort to the smaller packages, and I think volume started coming down. तो ये विपरीत परिस्थिति के कारण आई थिंक FMCG कंपनी को लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर और मेरे ख्याल से 1 क्वार्टर में भी शायद काफी हद तक आई थिंक एक चैलेंजिंग आउटलुक रहा है। जैसे दाम घटते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के दाम घटने शुरू हुए हैं, शुगर के दाम घटे हैं, एडिबल ऑयल्स के दाम घटे हैं, सिमिलरली आई थिंक दूसरे अदर कमोडिटीज के दाम घटते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल FMCG क्षेत्र के लिए अगला समय अच्छा बनना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून का फर्स्ट क्वार्टर और जुलाई टू सितंबर का सेकंड क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर शायद प्रॉफिट मार्जिन की तरह से देखें तो आई थिंक शायद चैलेंजिंग रहेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन जनरल। There may be some exceptions here and there, I think with smaller dent, but I think more or less I think ये थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। एट द सेम टाइम वॉल्यूम ग्रोथ कम होने से आई थिंक बैलेंस शीट में प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक क्वार्टर के अंदर ये नेगेटिव इम्पैक्ट प्ले आउट हो जाएगा, एंड बिकॉज इट इज लाइकली टू गेट प्लेड आउट, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर के लिए क्वार्टर रिजल्ट के अंदर जब भी कोई फॉल आता है तो फॉल के अंदर क्वालिटी FMCG स्टॉक्स को बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, so they should consider buying them into the portfolio during this particular fall. तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देवेंद्र जी, कोई खास स्टॉक्स जो आप आजकल रेकमेंड करना चाहेंगे? एनीथिंग स्पेशल? So I think overall मार्केट के अंदर काफी हद तक करेक्शंस आया है। Maybe I think the leaders companies like Reliance, maybe companies like Tata Motors, maybe companies like ITC in corrective falls, if at all it comes, and I think also companies like Infosys, जो large cap companies है उनके लिए कॉन्फिडेंस जरा ज्यादा है इस समय के अंदर। मिड कैप कंपनीज के अंदर शायद आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी जो है वो रीजनेबली हाई लेवल पे है, प्रीवियस लेवल से कम हुआ है बट फिर भी आई थिंक रीजनेबली हाई लेवल पे है, और जहाँ पे ग्रोथ थोड़ा बहुत कम होता है, वैल्यूएशन ज्यादा रहती है, तो उसके अंदर करेक्शन आने की संभावना रहती है। तो मे बी मिड कैप कंपनी के अंदर जब भी दाम ज्यादा घटे तभी लेना चाहिए। लार्ज कैप कंपनी के अंदर अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक वन शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो कई सारे इनपुट्स, कई अपॉर्चुनिटीज इस समय मार्केट में दिख रही है।